हम राजस्थान इतिहास के एमसीक्यूज कर रहे थे जो प्रीवियस 12 ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो अभी तक हमने 240 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए हैं और आज की क्लास भी उसी के कंटिन्यूएशन में है। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 241 एंड क्वेश्चन है हमारा कि महाराणा कुंभा के समय प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख जो प्राप्त हुआ वो कौन सा है। तो और ऑप्शंस में हमारे पास दिया हुआ है माचा से, घुंगले से, सिरसोली से, परशुराम से। तो जो प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख जो प्राप्त हुआ वो कौन सा है? परशुराम से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित अभिलेखों का सही काल क्रम चुनिए। और सबसे पहले आरंभ वाला लिखना है और उसके बाद में अंत वाला लिखना है। अभिलेख दिए हुए हैं बिजोलिया अभिलेख, बैराट शिलालेख अभिलेख, गोसुंडी अभिलेख और बूचकला अभिलेख। तो इनका सबसे पुराना जो है ये बूचकला अभिलेख है, फिर हमारा आएगा गोसुंडी अभिलेख और फिर आता है आपका ये फर्स्ट वाला जो बिजोलिया अभिलेख है ये उसके बाद में आता है। तो ये थर्ड नंबर पे आ जाएगा और जो बैराट अभिलेख है ये सबसे लास्ट में आएगा। तो हमारा ऑप्शन जो 2 वाला है 4312 ये वाला ऑप्शन सही है। दूसरा मैं कुछ चीजें गोसुंडी अभिलेख के बारे में बताना चाहूंगी कि गोसुंडी अभिलेख द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का है। बुचकला का अभिलेख 815 ईस्वी में परमार नरेश वस्तुदेव जो भिलाड़ा जो कि जोधपुर में स्थित है। यह संस्कृत भाषा में गुर्जर प्रतिहारों के शासन काल का है। इसका सुधार देवपाल ने करवाया। घटियाला का जो लेख है वो भीलवाड़ा में 1230 ईस्वी का है। नेमिनाथ आबू के मंदिर की प्रशस्ति 1230 ईस्वी की है। कुछ अभिलेख और प्रशस्ति की जानकारी मैंने आपको यहाँ पे दी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का उल्लेख किसमें प्राप्त हुआ है। उसके लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं पूर्व ताम्रपत्र जो कि 1535 ईस्वी का है, फिर है चिकली ताम्रपत्र जो कि 1483 ईस्वी का है, थर्ड है खेरोदा ताम्रपत्र जो कि 1437 ईस्वी का है और फोर्थ है आहड़ ताम्रपत्र जो कि 1206 ईस्वी का है। तो हमारा जो आंसर है वो होगा चिकली ताम्रपत्र। जो चिकली ताम्रपत्र है उसमें जो किसानों से वसूल किए जाते थे जो लाग बाग हैं उनका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुपालन से संबंधित प्राचीन गुरु चरण का उल्लेख किसमें मिलता है। ठीक है, तो ये किसमें मिलता है? फर्स्ट ऑप्शन है हर्षनाथ शिलालेख, सेकंड है रणकपुर प्रशस्ति, थर्ड है सारणेश्वर प्रशस्ति और फोर्थ है बिजोलिया अभिलेख। तो हमारा जो सही आंसर है वो है हर्षनाथ शिलालेख। ये सारी जानकारी पशुपालन से संबंधित जो जानकारी है वो हमें हर्षनाथ शिलालेख से मिलती है। दूसरा चिकली जो ताम्रपत्र है जो कि 1483 ईस्वी में लिखा गया है, इसमें किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का पता चलता है। और जो हर्षनाथ प्रशस्ति है, हर्षनाथ सिक्कर के मंदिर की यह प्रशस्ति 973 ईस्वी की है। इसमें चौहान वंश का निर्माण वासुदेव द्वारा किए जाने का वर्णन है और इसमें चौहानों की वंशावली एवं उनकी उपलब्धियों, पशुपालक समाज के संचालन, गुरु विश्वरूप का उल्लेख मिलता है। यह चौहान शासक विग्रह राज के समय की है और इसमें वागड़ को आर्ध कहा गया है। ये थी हमारी हर्षनाथ शिलालेख के बारे में आपको जानकारी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें हमारा क्वेश्चन है कि मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये है ऑप्शंस दिए हुए हैं मंडोर से, माउंट आबू से, चित्तौड़ से और पाली से। तो ये किससे संबंधित है? ये हमारे चित्तौड़ से संबंधित है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिलालेख या प्रशस्ति और उनके उत्कीर्ण वर्ष के सही जोड़े कौन कौन से हैं वो हमें बताने हैं। मीन्स पहले हमारे शिलालेख लिखे हैं उनके सामने उनकी ईस्वी लिखी हुई है, तो वो कौन से सही हैं वो बताने हैं। सबसे पहला है अंचलेश्वर शिलालेख जो कि 1285 ईस्वी में लिखा गया। दूसरा ऑप्शन है बिजोलिया शिलालेख जो कि 1170 ईस्वी में लिखा गया। थर्ड है चिरवा शिलालेख जो कि 987 ईस्वी में लिखा गया और फोर्थ है कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो कि 1460 ईस्वी में लिखी गई है। तो इसमें जो सही जोड़े हैं वो कौन कौन से हैं? वो है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ वाले। अचलेश्वर शिलालेख का जो है ये वाला सही है कि ये 1285 में ही लिखा गया था।
दूसरा जो बिजोलिया शिलालेख का है वो भी 1170 ईस्वी में लिखा गया था। इट मीन्स ये वाला जो पेयर है ये भी सही है। और फिर है हमारा फोर्थ वाला कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, वो भी 1460 ईस्वी में थी, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। जो हमारा थर्ड है, ठीक है, ये 1273 जो ये चिरवे शिलालेख जो है वो हमारा है 1273 ईस्वी का है, तो ये वाली जो गलत है, ये वाला ऑप्शन गलत है, ये 1273 ईस्वी का है, 1273 ईस्वी का, राइट। अब दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो बिजोलिया का जो लेख है, बिजोलिया लेख भीलवाड़ा में 1170 ईस्वी का लिखा हुआ है। तिरवे का शिलालेख उदयपुर में 1273 ईस्वी में लिखा हुआ है। श्रृंगी ऋषि शिलालेख उदयपुर में 1428 ईस्वी का लिखा हुआ है। रणकपुर प्रशस्ति का लेख पाली 1439 ईस्वी का लिखा हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रसिया की छतरी। रसिया के छतरी अभिलेख का नाम उत्कीर्ण है, कहाँ पे उत्कीर्ण है? परमार मूंज में, नागराज दैत्य, महाराणा जयसिंह, सामंत सिंह, और ऑप्शन होगा हमारा परमार मूंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? ऑप्शंस हैं अमलेश्वर अभिलेख, मानमोरी अभिलेख, घटियाला अभिलेख और बिजोलिया अभिलेख। तो ये जो मानमोरी अभिलेख है ये चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है। दूसरा रसिया के जो छतरी है, रसिया की छतरी का जो शिलालेख है जो कि 1274 ईस्वी का लिखा हुआ है, ये चित्तौड़गढ़ जिले के गंभीरी के पीछे उत्कीर्ण इस लेख से मेवाड़ के गुहिल वंशीय शासकों बप्पा से समर सिंह तक की जानकारी प्राप्त होती है। इसके रचयिता त्रिभुवन के पुत्र वेद शर्मा थे। इस लेख में मेवाड़ के 13वीं शताब्दी के जनजीवन एवं प्राकृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? तो और ऑप्शंस दिए हुए हैं मारवाड़, जयपुर, मेवाड़ और जैसलमेर। तो ये संबंधित है हमारे मेवाड़ से, नाथ प्रशस्ति है वो मेवाड़ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलम शाही मुगलिया सिक्का। आलम शाही मुगलिया सिक्का राजस्थान में कहाँ प्रचलित था? तो ये कहाँ प्रचलित है? ये हमारे जयपुर में प्रचलित है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपराजित के शिलालेख। अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शंस दिए हुए हैं सोमदेव, नारायण, दामोदर या गजोदर। तो ये जो दामोदर जी हैं ये अपराजित के शिलालेख के रचयिता हैं। दूसरा मैं कुछ चीजें आपको ये बताना चाहूंगी कि उदयपुर के कुंभलगढ़ के मंदिर में लगे शिलालेख को नाथ प्रशस्ति कहा जाता है और ये है 971 ईस्वी की। इसकी भाषा संस्कृत है। इसमें मेवाड़ के इतिहास का वर्णन भी किया गया है। सन 1759 के लगभग बीकानेर टकसाल में शाह आलम के चांदी के सिक्के डाले गए जो 1859 तक प्रचलन में रहे। इन सिक्कों पर एक और फारसी में सिक्का मुबारक शाह आलम, सिक्का मुबारक शाह आलम और दूसरी ओर सन 1172 जुलूस मेमनत मानुस अंकित होता था। 661 ईस्वी में दामोदर द्वारा रचित अपराजित का शिलालेख में मेवाड़ के गुहिल शासक अपराजित की उपलब्धियों का वर्णन है। यह लेख मेवाड़ के नागदा के निकट कुंडेश्वर के मंदिर में मिला था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों के समय में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? पहला ऑप्शन है मेवाड़, फिर है मारवाड़ और फिर आता आमेर और राजपुताना। तो ये हम सभी जाते हैं कि ये राजपुताना के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जॉर्ज थॉमस द्वारा राजस्थान के लिए सर्वप्रथम किस शब्द का प्रयोग किया गया था? मत्स्य प्रदेश, राजस्थान, राजपुताना या मरुभूमि। तो राजपुताना, जो राजपुताना था ये वर्ड राजस्थान के लिए सबसे पहले लिया था जॉर्ज थॉमस ने, ठीक है। जॉर्ज थॉमस ने इस वर्ड का नाम राजस्थान के लिए यूज में लिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस क्षेत्र में पंचमार्क सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए? बिहार में, राजस्थान में, गुजरात में या पंजाब में। तो ये हमें सबसे पहले पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए थे राजस्थान से, ठीक है। नेक्स्ट आता है राजपुताना।
राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब एवं किसने किया था? अभी अभी हमने पढ़ा है राजपूताना नाम का सर्वप्रथम यूज जो है वो किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने किया था, और जो कि 1800 ईस्वी में। ठीक है, 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना नाम का प्रयोग सबसे पहले किया था। और ऐसा बताते हैं कि सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में इन्होंने किया था, और राजपूताने में आजाद फिरंगी के नाम से प्रसिद्ध द्वारा राजपूताना नाम का प्रयोग किया गया। आजाद फिरंगी के नाम से प्रसिद्ध जो कर्नल थे उनके द्वारा ये नाम प्रयोग में लिया गया। कर्नल जेम्स टोड ने राजपूताना का इतिहास लिखते समय इसे राजस्थान शब्द की प्रदेशवाची संज्ञा, जो कि 1829 ईस्वी में प्रकाशित कृति एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में दी, और 1949 ईस्वी में पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी यादित्य 682 ईस्वी के बसंतगढ़ यानी सिरोही के शिलालेख में मिलता है। वहां पे क्या मिलता है? राजस्थानी यादित्य। स्वतंत्रता के बाद जब इस प्रदेश को विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949 ईस्वी को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा गया। 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से इस संपूर्ण भौगोलिक प्रदेश का नाम राजस्थान स्वीकार किया गया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय इतिहास में राजपूत वंशों का प्रभुत्व तक की अवधि के दौरान था। इसमें जो राजपूत वंशों का जो प्रभुत्व था वो कब तक था, कौन सी शताब्दी तक था? तो वो ऑप्शंस में दिए हुए हैं 8वीं से 12वीं शताब्दी में, 6वीं से 7वीं शताब्दी, 5वीं से 9वीं शताब्दी और 3वीं से 5वीं शताब्दी। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही है, 8वीं से 12 शताब्दी की अवधि के दौरान भारतीय इतिहास में राजपूत वंशों का प्रभुत्व रहा था। नेक्स्ट आता है राजपूत वैदिक आर्यों की संतान हैं। इस मत के प्रतिपादक कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन आते हैं डॉक्टर डी.आर. भंडाकर, कर्नल टोड, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, विलियम क्रूक। तो ये आते हैं और आंसर है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ठीक है, इन्होंने बताया कि राजपूत वैदिक आर्यों की संतान हैं। दूसरा जो इतिहासकार हैं, इतिहासकार स्मिथ ने 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक के समय को राजपूत काल कहा गया है। ठीक है, भारतीय देशीय उत्पत्ति आबू पर्वत पर वशिष्ठ के कुंड से उत्पन्न अग्निकुंड, परमार, चौहान, सोलंकी व प्रतिहार, और सूर्यवंशी शाखा जी.एच. ओझा, सी.वी. वैद, सूर्य एवं चंद्रवंशी क्षत्रिय डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा एंड डॉक्टर दशरथ शर्मा। वैदिक आर्यों की संतान मीन्स विशुद्ध भारतीय आर्य सी.वी. वैद ने कहा। ब्राह्मण वंशीय मत मतलब डॉक्टर डी.आर. भंडाकर, गोपीनाथ शर्मा ने बोला। सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज ब्रजदुलाल चट्टोपाध्याय की है। मिश्रित अवधारणा देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय की है। विदेशी जातियां जैसे हूण, खजर आदि के वंशज स्मिथ ने बोला। विदेशी उत्पत्ति से संबंधित जैसे कि सख सिथियन की संतान, ये किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। हूण ये किसने कहा? बुंदी गुर्जर हूण, वही ए स्मिथ ने। गुर्जर वंशीय मत डॉक्टर डी.आर. भंडाकर ने और डॉक्टर ईश्वरीय प्रसाद ने। ये गुर्जरों को श्वेत हूण मानते थे। अग्निकुंड यज्ञ जाति के वंशज, ये किसने कहा? ऑर्थर कनिंघम ने। ठीक है, तो ये सब था कि किसको कौन किस नाम से बोलता, उपाधि दी गई। अब नेक्स्ट आता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित है कौन है? कर्नल जेम्स टोड, वी.ए. स्मिथ, डॉक्टर भंडाकर या दशरथ शर्मा। तो ये हमें पता है कि कर्नल जेम्स टोड जो हैं वही राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई कहां से? अग्निकुंड से, आकाश से, सूर्य से या चंद्रमा से? तो इनके अकॉर्डिंग राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी अग्निकुंड से।
ठीक है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने राजपूतों को अग्निकुंड से उत्पन्न नहीं हुए थे ऐसा कहा? फर्स्ट है श्री गौरीशंकर ओझा, यस इन्होंने ही कहा था कि ये अग्निकुंड से उत्पन्न नहीं हुए हैं। अदर ऑप्शंस दिए हुए हैं डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, कवि चंद्रवरदाई और डॉक्टर दशरथ शर्मा, बट हमारा सही आंसर है श्री गौरीशंकर ओझा। दूसरा आपको बताएं कि चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो में उल्लेखित किया है कि आबू पर्वत पर एक विशाल अग्निकुंड में गुरु वशिष्ठ एवं ऋषि विश्वामित्र ने 4 योद्धा गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य, सोलंकी और चौहान, जिसको चाहमान भी बोला है, और परमार उत्पन्न किए हैं, इन्होंने ऐसा बोला। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सिथियन जाति के वंशज माना है? क्या माना है? शक जो कि विदेशी हैं, शक और सिथियन जाति के वंशज माना है, तो ये बोला है जेम्स टोड ने कहा है ये बातें। और अदर ऑप्शंस दिए हुए हैं सीएम वैद, गोपीनाथ शर्मा, चंद्रवरदाई, लेकिन ये सही आंसर है हमारा जेम्स टोड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रह्म गुज्जर नामक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है? तो ये जोड़ा है कनिंघम ने। ये किसने जोड़ा? कनिंघम ने जोड़ा है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो है कांसा रासो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित करता है। कौन करता है? पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, बिसलदेव रासो, खुमान रासो, तो ये करते हैं पृथ्वीराज रासो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस राजवंश ने अपना उद्गम मिथकीय अग्निकुंड से नहीं जोड़ा है? कौन से राजवंश ने? चौहान ने, सोलंकी ने, चंदेल ने या परमार ने? चंदेल ने अपने आप को अग्निकुंड से नहीं जोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि 750 से 1000 ईस्वी के दौरान राजस्थान और अधिकांश उत्तरी भारत पर निम्नलिखित में से किसने शासन किया था? तो ये किसने किया था? चौहान ने, मुगल शासक ने, मराठा ने या प्रतिहार ने? तो इस ईस्वी के अंदर जो प्रतिहार थे उन्होंने उत्तरी भारत के अंदर अपना शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? किसका रहा? ऑप्शंस हैं चावंड वंश का, प्रतिहार वंश का, भाटी वंश का और परमार वंश का। तो ये किसका रहा? प्रतिहार वंश का, जो कि हमारे ऊपर वाले क्वेश्चन से ही रिलेट करता है, क्योंकि यहाँ पे देखो 750 से 1000 ईस्वी के दौरान और यहाँ पे 8वीं से 10वीं शताब्दी के। ठीक है, तो वहां पे किसका वर्चस्व था? परमार वंश का, या सॉरी प्रतिहार वंश का वर्चस्व रहा है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है? ऑप्शंस हैं सिसोदिया, सोलंकी, चाहमान और परमार। तो हमारा ऑप्शन है सिसोदिया, इसकी अग्निकुंड से नहीं हुई है, बाकी इन तीनों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है 2वीं शताब्दी से 4वीं शताब्दी तक, फिर ऑप्शन है 3वीं शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक, थर्ड ऑप्शन है 6वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक और फोर्थ ऑप्शन है 12वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक। और हमारा सही आंसर है 6वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक। ठीक है, जो गुर्जर प्रतिहार थे वो अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक सिद्ध हुए हैं। दूसरा ये भी बताते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत में गुर्जर प्रतिहार का शासन प्रमुखतः 6वीं से 12वीं सदी तक माना जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार रमेश चंद्र मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने 6वीं से 12वीं की सदी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया था। अब हमारी आती है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से अभिलेख में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? प्रतिहारों को क्या कहा गया? गुर्जर कहा गया है। ऑप्शंस दिए हैं घटियाला, देवली, रामनगर, करहाड़, कूट। तो हमारा फोर्थ वाला सही है, मीन्स सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मीन्स देवली, रामनगर और करहाड़। ठीक है, इन 3 अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है।
घटियाला में ये सब नहीं बोला है, तो घटियाला अलग है। नेक्स्ट आता है, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। कहाँ पे थी? ऑप्शंस में है मेड़ता, जालोर, भीनमाल, मंडोर। तो हमारा आंसर होगा मंडोर के अंदर। ठीक है, यस, मंडोर के अंदर इनकी राजधानी थी। दूसरा मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि नीलगुंड, रामनगर, देवली एवं करहाड़ के शिलालेखों में प्रतिहारों को गुर्जर रूप से संबोधित किया गया है, और ब्राह्मणों के चावड़ा वंशज पुष्कर लेखदित्य के एहोल अभिलेख में गुर्जर जाति का अभिलेख सर्वप्रथम हुआ है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? मतलब कौन सी है? ग्वालियर के प्रतिहार, मंडोर के प्रतिहार, कन्नौज के प्रतिहार, या उज्जैन के प्रतिहार? तो ये जो मंडोर के प्रतिहार हैं, ये सबसे प्राचीन शाखाओं में से हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, प्रतिहार शासकों में निम्नलिखित में से कौन सा कोषाध्यक्ष ज्योतिषी, कला और काव्य रचना में कुशल थे और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से एक अच्छे भाषाविद के रूप में भी स्वीकार किया गया है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, झोटा, जगतीपाल, ककक और बाउक। तो हमारा ऑप्शन सही है ककक। ठीक है, और दूसरा मैं ये भी बताना चाहूंगी कि राजा ककक ने मुगलों गुर्जर बिहार में शासक धर्मपाल को परास्त किया था। वह व्याकरण, ज्योतिष, तर्क और सर्व भाषाओं के कवित्व में निपुण था। अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है कि प्रतिहार शासकों में रोहिल्लादी के नाम से जाना जाता था। कौन जाना जाता था रोहिल्लादी के नाम से? ऑप्शंस में दिया हुआ है रज्जिल, मिहिर भोज, हरिश्चंद्र और महेंद्रपाल। तो जो हरिश्चंद्र जो थे उनको रोहिल्लादी के नाम से जाना जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? ऑप्शंस हैं रज्जिल, हरिश्चंद्र, भोगभट और ककूक। तो हमारा आंसर है रज्जिल से इनकी वंशावली प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं। ऑप्शंस में है क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। तो हमारे जो इनके मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं, क्षत्रिय माने जाते हैं। ठीक है, क्षत्रिय माने जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रतिहार वंश के मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? ठीक है, उसके लिए ऑप्शंस दिए हैं ककक, रज्जिल, नागभट्ट प्रथम और बाउक। तो ये किसने दी थी? ये किसने अपनी राजधानी किसने शिफ्ट की थी? नागभट्ट प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम क्या था? ऑप्शंस में है नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, रामभद्र और महेंद्रपाल। तो जो नागभट्ट प्रथम हैं, यही इनके प्रारंभिक शासक थे। दूसरा मैं ये भी बताना चाहूंगी कि नागभट्ट प्रथम नरभट्ट का पुत्र था, इसे नागा भी कहते हैं। घटियाला शिलालेख के अनुसार नागभट्ट ने मंडोर के पूर्व में राज्य की सीमा का विस्तार किया तथा मैदान तक मीन्स मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया। नागभट्ट प्रथम को अरबों की शक्ति को दबाने वाली दो महान भुजाएं ताता और भोज प्रथम हुए। ताता ने अपने प्राणों को मंडोर की रक्षा करते हुए बलिदान कर दिया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नागभट्ट प्रथम किस राजवंश से संबंधित हैं? और ऑप्शंस में हमारे पास हैं प्रमार, गुर्जर प्रतिहार, चौहान और गुहिल वंश। तो नागभट्ट प्रथम जो है वो कौन से राजवंश से संबंधित है? गुर्जर प्रतिहार से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया वह था। ऑप्शंस हैं नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम और महेंद्रपाल द्वितीय। तो ये होंगे हमारे नागभट्ट प्रथम। ये प्रतिहार शासक थे जिन्होंने सर्वप्रथम जालोर का अपनी राजधानी बनाया था। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगी कि कन्नौजी प्रतिहारों को नागवंशीय प्रतिहार में शामिल करते हैं। कन्नौज प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। नागभट्ट प्रथम को राजा भोज की
ग्वालियर प्रशस्ति में नारायण की उपाधि दी गई है। इसमें उल्लेख है कि प्रतिहार नरेश ने जालोर मीन्स ग्रीन लोन का एक अद्भुत दुर्गम दुर्ग बनाया। नागभट्ट का अरबों से युद्ध हुआ, अरबों की सिंधु नदी के पश्चिम में खदेड़ने का कार्य किया। इसी विजय के कारण ही उसे नारायण का अवतार यानी रक्षक माना जाने लगा। नागभट्ट प्रथम ने कन्नौज, गुजरात, मालवा, मारवाड़, चंबल घाटी, हरियाणा व मालवा के दक्षिण के मैदान आदि प्रदेशों पर गुर्जर साम्राज्य की स्थापना की और अवंती के प्राचीन नगर उज्जैन को उसने अपनी राजधानी बनाया। इसी प्रथम प्रतापी नागभट्ट को राजधानी जालोर भी मानते हैं। जैसी घोष भी नागभट्ट प्रथम को राजधानी उज्जैन ही मानते हैं। राष्ट्रकूट राजा दत्ती दुर्ग ने भी अरबों के विरुद्ध नागभट्ट प्रथम का साथ दिया तथा दोनों ने अपनी इस सफलता पर उज्जैन नगरी में हिरण्य गर्भ महादान समारोह आयोजित किया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पे, जो कि है किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? नागभट्ट के। अभी अभी हमने डिटेल में पढ़ा है कि जो गुर्जर प्रतिहार हैं वो किसके वंशज कहलाते हैं? नागभट्ट के। ये सभी नागभट्ट को अपना प्रथम राजा मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वह था वत्सराज, नागभट्ट सेकंड, मिहिर भोज और महेंद्रपाल फर्स्ट। तो ये की थी नागभट्ट सेकंड ने। ठीक है। नागभट्ट द्वितीय जो हैं वो 95 ईस्वी से 833 ईस्वी तक रहे। उनको राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ओके, नागभट्ट प्रथम के बारे में कुछ कथन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा सही नहीं है हमें वो बताना है। वे वत्सराज के पुत्र थे। ये बात सही है कि जो नागभट्ट प्रथम थे वो वत्सराज के पुत्र थे। उन्होंने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। ये बात भी सही है। उनकी मृत्यु के बाद मिहिर भोज और भोज द्वितीय के बीच उत्तराधिकार बनने के लिए युद्ध हुआ। ये बात भी सही है। उन्होंने सिंध के अरब शासकों को हराया जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। ये फोर्थ वाला जो है ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है। उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक आताई शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त करवाया। वो थे नागभट्ट फर्स्ट। ठीक है, वो थे नागभट्ट फर्स्ट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नागभट्ट द्वितीय का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? तो ये हम सभी जानते हैं कि किनसे था? गुर्जर प्रतिहार से था नागभट्ट द्वितीय का संबंध। नेक्स्ट आता है गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपने पराक्रम से गुर्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया? ठीक है, पुनः स्थापित किसने किया था? पुनः स्थापित किया था नागभट्ट द्वितीय ने। ठीक है। दूसरा ये भी बताते हैं कि प्रतिहार शासक मिहिर भोज 836 ईस्वी से 885 ईस्वी ने भोज प्रथम, प्रभास आदि वराह उपाधियां प्राप्त की थी। ये जो भोज प्रथम है, प्रभास है, ये किसको मिली थी? मिहिर भोज को। ग्वालियर प्रशस्ति मिहिर भोज प्रथम की ही देन मानी जाती है। तो ये थे आज के 45 क्वेश्चंस। आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू आप सभी को।